हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृति एजुकेशन पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन जो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान की पहली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो यहाँ पहली बात तो ये है कि प्रतिपक्ष पार्टी कौन सी थी राजस्थान में। तो राजस्थान की प्रतिपक्ष पार्टी थी। प्रतिपक्ष पार्टी का दर्जा जो प्राप्त हुआ था पहली विधानसभा में, वो प्राप्त हुआ था राम राज्य परिषद को। राम राज्य परिषद को। प्रतिपक्ष पार्टी के नेता थे कुंवर जशवंत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। यहाँ हम बात करें राम राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1948 में इस परिषद का गठन हुआ था। और इसके गठनकर्ता कौन थे, तो वो थे स्वामी करपत्री। और इन्हें पहली विधानसभा में इस पार्टी को 24 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय इतिहास के सबसे पहले तो 4 महत्वपूर्ण वेद हैं, हमें पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन सभी वेदों में अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिलती है। हम यदि यह कहें कि भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन वेद या ग्रंथ या इतिहास कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ये तो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। इस वेद में 10 मंडल हैं और सूक्त कितने, तो 1028 सूक्त हैं। ओके, नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद में सबसे पहले तो यजु का अर्थ क्या होता है? यहाँ यजु का अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ से संबंधित विधियों की जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सामवेद। यहाँ सामवेद से तात्पर्य है गान। गान मतलब गाना। तो यहाँ संगीत का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो है सामवेद। यहाँ पूछा भी यही गया है कि संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो सामवेद में। अब यहाँ जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। ब्रह्मा क्यों? क्योंकि इसमें समस्त ब्रह्मांड की जानकारी मिलती है। जितने भी रोग हैं उनसे निवारण की जानकारी भी अथर्ववेद से मिलती है। तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि की जानकारी भी अथर्ववेद से मिलती है। तो यहाँ हम शॉर्टकट में चारों वेदों का थोड़ा थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो यहाँ बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे IVC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। चनहुदड़ो IVC का एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था। इस चनहुदड़ो में, अब औद्योगिक नगर था चनहुदड़ो IVC का, तो चनहुदड़ो में औद्योगिक नगर क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से कारखाने मिले हैं, कारखानों के अवशेष मिले हैं। कारखानों के कौन से अवशेष मिले हैं चनहुदड़ो से? तो सुंदर मुहरे बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। हड़प्पा से क्या मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो हड़प्पा से मिला था अन्नागार के अवशेष, काजल और ताबीज़। अन्नागार, काजल और ताबीज़। अन्नागार से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, क्योंकि अन्नागार थे, जितना वहाँ के लोगों को ज़रूरत होती थी उतना तो वे लोग उस अन्न का उपयोग कर लेते थे, लेकिन जो बच जाता था उसका वापस अन्नागार में भंडार किया जाता था और फिर उसके बाद में इसका आयात निर्यात भी किया जाता था। तो उस हिसाब से सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थी। काजल के अवशेष मिले, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सभ्यता सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता थी। साज सज्जा आदि को महत्व दिया गया था। ताबीज़ मिले, ताबीज़ से यहाँ ये अवधारणा लगाई जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है कि ताबीज़ पहनते थे लोग, इसका मतलब अंधविश्वास में भी विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है बृहत स्नानागार,
स्नानागार। और एक योग मुद्रा में शिव अंकित मोहर मिली है, जिस मोहर में शिव जी योग मुद्रा में बैठे हैं और कुछ पशुओं का भी वर्णन है उसमें। नेक्स्ट कालीबंगा सभ्यता हुआ, ये स्थान हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के, और इस सभ्यता में दोहरे परकोटे के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? तो यहाँ कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है, या ये कह लें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू जानवर से परिचित नहीं थे? तो उस वक्त गाय और घोड़ा, इन दो जानवरों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो यहाँ राइट आंसर होगा गाय। अन्य सभी जानवरों से परिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य पशु था वो था कुक्कुरमान वृषभ। कुक्कुरमान वृषभ, और ये कुक्कुरमान वृषभ का मतलब होता है कुबड़ वाला बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई है आईवीसी में, जो सड़कें थी वो बिल्कुल समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। नाली व्यवस्था थी, नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों से निर्मित थी। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक व्यवस्थित नगर बसा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये व्यवस्थित शहरी जीवन इसकी मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान निम्नलिखित सभ्यता में से किसका जहाजी मालघाट था? जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पर आयात निर्यात भी किया जाता था। अब आयात निर्यात किया जाता था तो वो जहाजी प्रक्रिया जो भी होती है नदी या समुद्र के द्वारा किया जाता था, तो उसमें जहाजी मालघाट, बंदरगाह जिसे कह सकते हैं, डॉकयार्ड इंग्लिश में कह सकते हैं, तो इसके अवशेष मिले थे लोथल से। और लोथल वर्तमान में गुजरात में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता देखा जाए तो वर्तमान में 3 देशों में इसके स्थानों का उत्खनन अभी भी जारी है, वर्तमान में भी जारी है। 3 देश कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। और इसमें लगभग 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर जितना क्षेत्रफल है इसका वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो यहाँ सबसे पहले तो अनुच्छेद 1 में ही लिखा गया है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ राइट आंसर है राज्यों का संघ। इस अनुच्छेद में इंडिया या भारत देश के 2 नाम बताए गए हैं और इन दोनों ही नामों को संविधान ने स्वीकार किया है। कौन कौन से? तो इंडिया या भारत। इसके अलावा कोई तीसरा नाम नहीं है, हिंदुस्तान वगैरह, इन सभी नामों का संविधान में वर्णन नहीं है। वर्णन है तो केवल इन 2 नामों का, और इन 2 नामों को भी राज्यों का संघ कहा गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। इसे राज्यों में बांटा है केवल एक प्रशासनिक सुविधा के लिए, न कि राज्यों से मिलकर भारत बना है। तो यहाँ इंडिया में कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है संघ से, या संघ को छोड़ कर नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है सबसे पहले तो, और इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान तक कुल 22 है। यदि मूल संविधान में कितनी थी ये पूछे तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, बाद में 8 और जोड़ी गई और वर्तमान में हो गई है 22। इसमें यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में पहले तो 14 थी, फिर 8 कौन सी जोड़ी गई, तो सबसे पहले तो जोड़ी गई है सिंधी, और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है 21वें संविधान संशोधन 1967 में। फिर उसके बाद 3 और भाषाएं जोड़ी गई, एक ये, फिर जोड़ी गई 3 और। इन 3 को हम एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली एकमात्र विदेशी भाषा जो कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सम्मिलित है। ये जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट अब बची है 3 और 1, 4 तो हो गई। 4 और भाषाएं जोड़ी थी, वो जोड़ी गई है 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, और इसमें जोड़ी गई है बोडो, डोगरी,
संथाली और मैथिली 4 और भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो टोटल हो गई है 8 और 14 + 8 तो वर्तमान में कुल कितनी है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, जो कि सबको ही आता है, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में हम प्रस्तावना को यदि ध्यान से पढ़ें तो उसमें सर्वसत्ताधारी समाज, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है। यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है और इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समान मानता है और सभी को समान रूप से समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है? तो वर्तमान में संघ सूची में विषय हैं 100, तो यहाँ राइट आंसर होगा 100। यदि मूल रूप से पूछे तो मूल संविधान में कुल कितने विषय थे संघ सूची में? तो थे 97। जैसा कि हमें पता है सूचियों को या विषयों को किस अनुसूची में रखा गया है, तो इन्हें 7वीं अनुसूची में रखा गया है। कुल कितनी सूचियाँ हैं? तो देश की कुल 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का हमने देख ही लिया है, मूल रूप से तो 97 विषय थे और वर्तमान में है 100। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में है 61। इसमें से जो 5 विषय थे उन्हें घटा दिया गया और उसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो इसमें मूल रूप से तो थे 47 विषय और प्लस 5 ये भी हो गए, तो वर्तमान में है 52 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो स्रोत लिए गए हैं 60 देशों के संविधान को पढ़कर देश ने बहुत सारी अवधारणाओं को अन्य देशों के संविधान से अपनाया है। तो उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से, तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान बना था 1937 में और इस आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से प्रेरित होकर नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में जोड़ा था और वहाँ से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा है। यहाँ यूएसए से क्या लिए गए हैं? तो इसको लेकर एक शॉर्ट ट्रिक है कि प्रविधि अन्याय की उपमा लो, प्रविधि अन्याय की उपमा लो, उपमा लो। यहाँ प्र से प्रस्तावना, विधि से विधि का समर्थन, अ से अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, न्याय से न्यायिक पुनरावलोकन, उप से उपराष्ट्रपति का पद, म से महाभियोग, लो से लोकतांत्रिक व्यवस्था आदि। इसी तरह से कनाडा, यूएसएसआर और इन सभी देशों से भी भारत ने कुछ न कुछ अवधारणाएं ग्रहण की है। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो अलग से बनाकर लेकर आऊँगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, तो इन सब में से कौन सा उल्लेख नहीं है हमारे संविधान की प्रस्तावना में? यहाँ एक करेक्शन है, यह आतृत्व नहीं है, ये भ्रातृत्व है, मिसप्रिंट है ये थोड़ा सा, भ्रातृत्व की अवधारणा। तो यहाँ न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में, भ्रातृत्व की भी बात कही गई है, प्रतिष्ठा की समानता का ये भी बात कही गई है। तो ये वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। ये भी एक स्रोत, जो विदेशी स्रोत थे संविधान में जिन जिन अवधारणाओं को अपनाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सभी एक वीडियो के तहत मैं आपके लिए लेकर आऊँगी शॉर्ट ट्रिक के रूप में, जो इजीली याद किया जा सकता है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ये हमने आगे पढ़ाई है, राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के विलय की नीति का सूत्रपात किसने किया था? इसका सूत्रपात किया था लॉर्ड डलहौजी ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है? तो इसे हिंदी में कहते हैं गोद निषेध की प्रक्रिया, गोद निषेध की प्रक्रिया या गोद प्रथा निषेध। इसका अभिप्राय यह है कि यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें यदि किसी राजा की कोई संतान नहीं है, राजा या नवाब, किसी रियासत के राजा या नवाब की कोई संतान नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है राजा की, तो इसका जो परंपरागत अधिकार होगा उस रियासत पर वो बिल्कुल रूप से समाप्त हो जाएगा और वो अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार के अधीन वो रियासत चली जाएगी।
तो इसका जो सूत्रपात किया था वो किया था लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जैतसिरो छंद के रचनाकार कौन थे? राव जैतसिरो छंद के रचनाकार थे बिठू सुजा, राइट आंसर। और ये जो ग्रंथ है वो डिंगल भाषा का है। इस ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? तो राव जैतसी, जैसा कि ग्रंथ का नाम ही है, राव जैतसी और जो कामरान था बाबर का पुत्र और हुमायूं का भाई, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है। और डिंगल भाषा में है ये ग्रंथ। तो इसका कैसे पता चलता है? तो ये हमारा राजस्थान है, ये अरावली। इसके जो पश्चिमी भाग में जो भी ग्रंथ रचित होते हैं वो सब डिंगल भाषी होते हैं, और जो पूर्वी भाग में जितनी भी ग्रंथ की रचनाएं हुई हैं वो सभी पिंगल भाषा के। अब यहाँ गागरोन में झालावाड़ में बैठकर पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था वेलिकेशन रुक्मणी ख्यात, वो डिंगल भाषा का है। वो डिंगल भाषा का कैसे होगा? तो जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो बीकानेर का है, और बीकानेर का है तो वो उसकी ही भाषा में ग्रंथ रचित करेगा, और उसकी भाषा कौन सी है? तो वो डिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? तो यहाँ युग्म इधर नृत्य दे रखे हैं और इस साइड दे रखे हैं जनजातियाँ। जावरा नृत्य गरासे जनजाति का, ये बिल्कुल सही है। मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति का, ये भी बिल्कुल सही है। और रणबाजा नृत्य मेव जनजाति का, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ जो द्विचक्री नृत्य है वो मीणा जनजाति का नहीं है, वो भील जनजाति का है। विवाह के समय किया जाने वाला नृत्य भील जनजाति द्वारा द्विचक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है 36 नियम। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी 36 नियमों को पालन करते हैं। यहाँ 29 नियमों की बात करें तो ये विष्णुई संप्रदाय के लोगों के नियम हैं, और 42 नियमों की बात करें तो ये चरणदासी संप्रदाय के लोगों के नियम हैं या अनुयायियों के नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, तेजा जी का खड़ेनाल नागौर में हुआ था, पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी, बिल्कुल सही है। रामदेव जी का जन्म, ये गलत है, यहाँ रुणेचा जैसलमेर में नहीं हुआ था। रामदेव जी की ये प्रधान पीठ है। रामदेव जी का जन्म पूछे तो जन्म है उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 गलत है, क्योंकि यहाँ इन तीनों ही लोक देवताओं के जन्म स्थल दे रखे हैं, और यहाँ रामदेव जी का जो है वो प्रधान पीठ दी गई है, तो ये असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले तो चौहान जो है वो सांभर सपाद लक्ष्य के आसपास चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है, और सांभर के चौहानों को 2 शाखाओं में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो 2 शाखाएं कौन सी हैं? एक तो नाडोल और दूसरी है अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान हमें पता ही है, अजयराज चौहान ने स्थापना की थी चौहान वंश की। और यहाँ नाडोल के चौहान की स्थापना की थी लक्ष्मण सिंह चौहान ने। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फिर नाडोल के जो चौहान थे उनकी भी वापस 3 शाखाएं हैं, उप शाखाएं कह सकते हैं हम। एक है जालोर, दूसरी है सिवाना, और तीसरी है बूंदी। तो बूंदी में देवाहाड़ा ने चौहान वंश की स्थापना की थी, सिवाना में शीतल देव ने, और जालोर में कीर्तिपाल ने स्थापना की थी। अजमेर के चौहानों की भी एक उपशाखा है, वो है रणथंभौर, और रणथंभौर में स्थापना की थी गोविंद राज थर्ड ने। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा, नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? तो लक्ष्मण सिंह चौहान ने। कीर्तिपाल ने जालोर शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह है देवगिरी की पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ साउथ इंडिया में है। बिट्ठल की पहाड़ियाँ पर एक दुर्ग है जिसको हम कहते हैं गढ़ बिट्ठली, और गढ़ बिट्ठली को वर्तमान में कहा जाता है तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है? तो अजमेर में। अजमेर के तारागढ़ को पहले गढ़ बिट्ठली कहा जाता था, और जो कि बिट्ठल की पहाड़ी पर होने के कारण। और हर्ष पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो सीकर में। यहाँ एक कन्फ्यूज़न रहता है, हर्ष पहाड़ियाँ तो सीकर में है, लेकिन हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ है? तो हर्षनाथ पहाड़ियाँ हैं अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तालाब ए शाही झील किस ज़िले में है? तो ये झील है धौलपुर ज़िले में है और इस झील का निर्माण करवाया था जहांगीर के एक मनसबदार सुलेह खां ने। सुलेह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस विभाग में ऑनलाइन FIR योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी 18 दिसंबर 2006 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो ये जयपुर ग्रामीण का एक पुलिस स्टेशन था, कालवाड़ पुलिस स्टेशन, और ये था जयपुर ग्रामीण। यहाँ से ये योजनाएं प्रारंभ की गई थी 18 दिसंबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लोकपाल जैसी संस्था का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर है स्वीडन। स्वीडन में लोकपाल को ऑम्बुड्समैन कहा जाता था, ऑम्बुड्समैन, और ये बना था 1809 में यहाँ स्वीडन में लोकपाल जैसी एक संस्था गठित की गई थी। तो ये लोकपाल जैसी जो संस्था होती है वो भ्रष्टाचार और जन शिकायतों के निवारण के लिए बनाई जाती है। और भारत ने किस देश से प्रेरित होकर? तो सबसे पहले स्वीडन में आया था ये ऑम्बुड्समैन, और वहीं से सभी देशों ने प्रेरित होकर लगभग 137 देशों में ये ऑम्बुड्समैन या लोकपाल जैसी व्यवस्था है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीतल किस पशु की नस्ल है? तो बीतल यहाँ बकरी की नस्ल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। इसका समयकाल 5 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही। विधानसभा का जो समयकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और सभी विधायकों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। यहाँ अगर विधान परिषद का समयकाल पूछे तो वो अनिश्चित होता है क्योंकि वो एक स्थायी सदन होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है क्योंकि विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा जैसे लोकसभा अध्यक्ष करता है, वैसे ही विधानसभा की भी जो अध्यक्षता होगी वो तो उसका अध्यक्ष ही करेगा। तो मुख्यमंत्री गलत है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। बिल्कुल सही है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है, वही विधायक कहलाते हैं और उन सभी विधायक को मिलाकर ही विधानसभा बनती है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को इसके विघटन, बिल्कुल सही है ये भी कि राज्यपाल उसका जो विधानसभा होती है उसको सत्राहूत भी करता है, सत्र का विघटन भी राज्यपाल ही करता है। तो ये राइट है। तो यहाँ ऑप्शन 1, 3 और 4 जिसमें होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। 1, 3 एंड 4 तीनों ही स्टेटमेंट सही है, खाली एक गलत है कि इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? तो यहाँ पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसका दायित्व होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग के केवल 2 कार्य हैं, केवल 2 कार्य हैं, कोई तीसरा कार्य नहीं है, कोई तीसरा कार्य नहीं है। 2 कार्य क्या है? एक तो पंचायती राज का चुनाव करवाना और दूसरा कार्य नगर निकायों के चुनाव कराना। इन 2 के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग का कोई तीसरा कार्य नहीं है। तो बस ये 2 कार्य है। तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। अन्य विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, ये सब भारत का निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। खाली 2 संस्थाएं हैं जो है पंचायती राज और नगर निकाय। इन 2 के चुनाव संबंधित राज्य या राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट, सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो सेम जो है वो जमीन में भराव की जो स्थिति होती है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। जो सेम की समस्या है वो है क्या यहाँ? तो जो सिंचाई क्षेत्र होता है या जो नहरी क्षेत्र होता है उनमें जल भराव जो भूमि के अंदर अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे मिट्टी दलदली हो जाती है, और दलदली हो जाती है तो उसका उपजाऊपन जो होता है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। तो ऐसा क्षेत्र सेम की समस्या से ग्रसित हो जाता है। और ये क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान का गंगानगर जिला और हनुमानगढ़, ये 2 जिले इस क्षेत्र से ग्रसित है, सेम की समस्या से ग्रसित। नेक्स्ट, ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल एक क्षेत्र है जो चित्तौड़ से भीलवाड़ा के बीच है, एक पठारी भूमि है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चित्तौड़ से इस ऊपरमाल के पठार पर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था जो कुल 41 वर्षों तक चला था।
और ये ऊपरमाल का जो पठार है उसे राणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट किया था। और अशोक परमार जो था वो जगनेर भरतपुर का शासक था, जगनेर भरतपुर का। और किस वजह से दिया था, तो राणा सांगा का अशोक परमार ने 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें साथ दिया था, इसलिए राणा सांगा ने प्रसन्न होकर अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर भेंट की। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।